नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए नागरिक शास्त्र का तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से वीडियो मिल जाएगा। और जो लोग इतिहास से टीजीटी या पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है और भूगोल विषय का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या फिर समाप्त की जा सकती है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अर्थात विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसका सृजन या समापन किया जा सकता है, और विधान परिषद के सृजन या समापन का कार्य संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा किया जाता है। और इससे संबंधित प्रावधान जो दिए गए हैं भारत के संविधान में, वह आर्टिकल 169 में यानी कि अनुच्छेद 169 में इसका प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसमें आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में जो है द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व में है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधान परिषद अब समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा राजस्थान, असम, उड़ीसा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा कि लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों यानी कि मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं थी। प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार के आधार पर मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित करता था, परंतु 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा तय किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो यह वर्णित जो है आपका कहीं भी भारत के संविधान में वर्णित नहीं है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत वह राज्यों का संघ है, और इसके 2 अभिप्राय होते हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो फेडरल शब्द का जो है कहीं भी वर्णन नहीं मिलेगा भारत के संविधान में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। चौथा क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संसद के सामान्यतः जो है वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसे पहला बजट सत्र कहा जाता है, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा जो है शीतकालीन सत्र। प्रत्येक सत्र के बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा वह विशेष बैठक बुलाया जाता है यानी कि आहूत किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? तो यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हमेशा यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन एवं परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की बेसिक संरचना को समाप्त या संशोधित नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कब? तो 1976 में। और संविधान संशोधन पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन। अगला जो क्वेश्चन है,
जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। जब संविधान तैयार यानी कि लागू किया गया था तब उसकी प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक एवं गणराज्य कहा गया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उसमें समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अतः जो है वर्तमान में भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का संविधान का जो है प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आप उसमें जो है ये देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल के लिए। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर स्थानीय स्वशासन के कार्यों की निगरानी हेतु ओम्बुड्समैन रूपी संस्था कार्यरत है। 9वां क्वेश्चन है, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने किस अधिवेशन में जो है किस स्थान पर की थी? तो यहाँ पे आपका ए विकल्प सही होगा, लाहौर अधिवेशन 1929। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और हमारे लिए स्वाधीनता ही जो है पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी दिन रावी नदी के तट पर स्वाधीनता का झंडा भी फहराया गया था। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया। जब भी सदन में पेश की गई आलोचनाओं का वे उत्तर देते थे, उन्हीं उत्तरों में संविधान की धाराओं की व्याख्या हो जाती थी। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे और उनको संविधान के मुख्य रचनाकारों में भी गिना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? तो ये दिया गया था वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल के द्वारा। ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। दादा भाई नौरोजी ये भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी प्रकृति के थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो ये अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है। एक बार संसद की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। और आपको जो है बता दें कि भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ये पूछा जाए कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है, तो याद रखिएगा एक भी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में। 14वां क्वेश्चन है, लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी किन के बारे में बताती है? तो आप सबको पता होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के बारे में। ये मूलतः किस दल से संबंधित थे? तो ये जो है गरम दल से इनका संबंध था। अगला जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, एम.एन. राय। वैज्ञानिक मानववाद की धारणा एम.एन. राय से जो है संबंधित है, जिसे नव मानववाद की भी संज्ञा दी जाती है। नव मानववाद प्रकृति के दर्शन, तत्व व आत्मा के दर्शन का संगम है। इसमें मुख्य जोर जो है मनुष्य की स्वतंत्रता पर है और नव मानववाद स्वतंत्रता की अनंत संभावनाओं में आस्था रखता है तथा उसे किसी भी ऐसी विचारधारा से नहीं बांधना चाहता जिसके लिए पूर्व नियोजित लक्ष्य ही जीवन ध्येय हो। एम.एन. राय मानते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता ज्ञान के साथ अपनी आकांक्षा के विस्तार में निहित है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध पूछा गया किससे है? तो एम.एन. राय से। अगला जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है?
तो इसमें 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। 17वां क्वेश्चन है, कौटिल्य की षड्गुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें मैत्री जो है सम्मिलित नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। संधि इसमें है, संधि में दो राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना हो जाएगा। यान भी है, यान यानी कि आक्रमणकारी नीति। विग्रह, विग्रह यानी कि एक दूसरे राज्य के विषय में दुराग्रह फैलाना। और उसमें याद रखिएगा आसन भी है, आसन यानी कि विशेष परिस्थिति में मौन रहना। उसके बाद है संश्रय यानी कि दूसरे के लिए स्वयं को समर्पण कर देना। द्वैधी भाव है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संधि। तो इसमें मैत्री नहीं है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप अनअकैडमी पे यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का सब्सक्रिप्शन जो है लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं अभी लेने के बारे में, तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और ना बहुत जल्द ही यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी के सब्सक्रिप्शन का फीस जो है बढ़ने वाला है, प्राइस बहुत जल्दी ही हाइक होने वाली है। तो यदि आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो जल्दी कीजिए, जो है सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, वरना आपको जो है फीस में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी आपको करेंट रेट में ही जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड यूज ज़रूर कीजिएगा। किसी भी बैच का यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं किसी भी कोर्स का, तो रेफरल कोड जो है यदि यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन यदि लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है ले सकते हैं और अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति यानी कि रचना कौन सी है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यह प्राचीनतम ग्रंथ है और इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहकारी है। यह पुस्तक 15 भागों और 180 प्रकरणों तथा 150 अध्यायों में यह विभक्त है। इसमें करीब 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में कितने श्लोक हैं? तो करीब 6000 श्लोक हैं। इसकी रचना कौटिल्य अर्थात चाणक्य के द्वारा की गई है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, गांधी विश्वास करते थे? तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। कौटिल्य एवं मैकियावेली आदि के विचारों का खंडन करते हुए महात्मा गांधी की मान्यता है कि साधन एवं साध्य दोनों ही न्याय संगत होने चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी अनैतिक होने पर अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं होगी। 20वां क्वेश्चन है, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था कब? तो यह प्रकाशित हुआ था 1848 ईस्वी में। 21वां क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है? तो यह व्यक्त करता है एक अल्पकालीन राज्य को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 22वां प्रश्न है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेनरी मेन का। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया है? तो यह किया गया है जर्मी बेंथम के द्वारा। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया। वह महिला मताधिकार तथा भारित मतदान का कट्टर विरोधी था। वह गुप्त मतदान का समर्थक था। वह गुप्त मतदान का समर्थन 2 कारणों से करता था। पहला कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और दूसरा व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखा गया है हेगेल के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ राइट जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक हेगेल की एक प्रमुख रचना है और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1820 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक में हेगेल ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से निरूपण किया है। इसमें हेगेल ने स्वतंत्रता की अवधारणा पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। इस पुस्तक के कारण हेगेल की ख्याति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल गई थी। 25वां क्वेश्चन है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है?
तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, J.S. मिल ने। J.S. मिल द्वारा महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया गया और उसका यह विचार द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। इसमें जो है ये बर्डन है और मिल द्वारा बेंथम के एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत का खंडन करते हुए शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों हेतु बहुल मतदान की पद्धति का समर्थन किया गया है। तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाए कि किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है, तो J.S. मिल ने। 26वां क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था? तो ये हीगल महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा नाम इनका है फ्रेडरिक हीगल। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह कथन हीगल का है और हीगल राज्य के दैवी यानी कि प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक है, जिसमें वह कहता है कि राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है, अब इसके आगे कोई पड़ाव नहीं है। हीगल की दृष्टि से राज्य ईश्वरीय है जो कोई गलती नहीं कर सकता। और 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ये जर्मनी का एक प्रसिद्ध दार्शनिक तथा प्रबुद्धवादी आंदोलन का एक प्रमुख विचारक था। इसे आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो इमैनुअल कांट को ही कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है? तो यहाँ पे जो सही होगा आपका सी ऑप्शन, सिक्कों का निरीक्षक। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है सिक्कों का निरीक्षक, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटाइज यानी कि निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करते हुए लॉक स्पष्ट करता है कि यह दासता का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का पत्र है। लॉक का मूल समझौता समाज को केवल परिमित शक्तियाँ ही प्रदान करता है और शासन पर 2 निबंध लॉक की सबसे चर्चित रचना रही है। इसके अंतर्गत लॉक ने राजशक्ति के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है, जिसे सर रॉबर्ट फिल्मर जैसे विचारकों ने उचित ठहराया है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 30वां प्रश्न है, सामान्य इच्छा की अवधारणा। तो यह गुणात्मक अवधारणा है, ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी। तो वह था पूर्व राजनीतिक, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है। तो वह लोगों में आपस में संपन्न होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉन लॉक अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत में 2 समझौते की बात करता है। पहला समझौता लोगों में आपस में होता है, जबकि दूसरा समझौता जनता एवं संप्रभु के मध्य होता है। पहले समझौते द्वारा नागरिक समाज की तथा दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। 33वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो ये कहा था हॉब्स ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध राजनीति विचारक टॉमस हॉब्स ने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। हॉब्स अपने सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था एवं मनुष्य की प्रकृति से संबंधित विचारों का प्रतिपादन अपनी अमर कृति लेवियाथन। तो यदि पूछा जाए लेवियाथन किसकी रचना है, तो था जो है टॉमस हॉब्स की रचना है ये। और लॉक जो है, लॉक व्यक्ति की स्वाभाविक अच्छाई में विश्वास करता है, जबकि रूसो वह व्यक्ति को सीधे साधे पशु की श्रेणी में रखता है। और मैकियावेली का विचार है कि व्यक्ति नितांत अवसरवादी होता है। तो यदि पूछा जाए व्यक्ति नितांत अवसरवादी होता है, यह जो है किसने माना है, तो मैकियावेली ने। और लॉक ने जो है व्यक्ति की स्वाभाविक अच्छाई में विश्वास करता है और रूसो व्यक्ति को सीधे साधे पशु की श्रेणी में रखता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा कि किसने कहा था कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है, तो टॉमस हॉब्स ने।
34वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो रूसो ने दिया था। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो ये कहा था अरस्तु ने। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है, ये कथन अरस्तु का है। 36वां क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, जो कि 1966 में इन्होंने प्रकाशित किया था, और इसमें कहा है इन्होंने कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो कथन याद रखिएगा किसका है, ग्रैनविल ऑस्टिन का। 37वां क्वेश्चन है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो जॉन ऑस्टिन ने ही परिभाषित किया है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये लिखा गया है कार्ल मार्क्स एवं एंजिल्स के द्वारा। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और 39वां क्वेश्चन है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, उदारवाद में। उदारवाद का जनक किसको माना जाता है? तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। और लॉक का मानना है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, और लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं। एक तो जीवन का अधिकार, और दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा जो है संपत्ति का अधिकार। तो 3 अधिकार लॉक के द्वारा बताया गया है, पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। 40वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया है? यहाँ डी विकल्प से होगा, स्पेंसर ने। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो डी ऑप्शन से होगा, रूसो ने। रूसो के अनुसार जो है समझौते के परिणाम स्वरूप एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसे वह राज्य, जनता, संप्रभु, नागरिक, प्रजा आदि सब कुछ कहता है। रूसो ने जो है राजसत्ता किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह की सत्ता नहीं है, बल्कि यह सामान्य इच्छा के आधार पर स्थापित समाज है। रूसो की सामान्य इच्छा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही संभव हो सकती है, प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र में संभव नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। 42वां क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए? तो यह जुलाई 1946 में आयोजित किए गए थे। और भारत को जो है प्रस्तावित संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें आपको ये पहले भी हम बता चुके हैं कि 292 वह भारतीय प्रांतों से थे, और 93 सदस्य जो है वह देसी रियासत से थे, और 4 जो है ये चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। टोटल संख्या याद रखिएगा 389। और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन भी किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? तो यहाँ आप जो है देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, तानाशाही। हिटलर जो है काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते होंगे। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित की थी, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जो संधि हुई उससे जर्मनी की आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में ह्रास हुआ। जर्मनी को विश्व स्तर पर जो है फिर से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी सरकार बनी, और हिटलर ने राज्य को सर्वोपरि मानकर निरंकुश शासन व्यवस्था को अपनाया, यानी कि तानाशाही। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है संसदीय।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार और वेस्टमिंस्टर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। और 46वां क्वेश्चन है, कानून का सर्वमान्य स्रोत है, तो वह विधानमंडल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कानून का सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल है। कानून के अन्य स्रोतों के अंतर्गत परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म एवं कानूनी टीकाएँ आती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत भी हैं तो यहाँ पे कानून का सर्वमान्य स्रोत जो है वह है विधानमंडल। और 47वां क्वेश्चन है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये वान गियर के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्वप्रथम जर्मन लेखक गियर्क तथा ब्रिटिश लेखक मेटलैंड और फिगिस द्वारा बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। गियर्क और मेटलैंड ने लोगों का ध्यान उस मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया जिसमें राज शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न थी और समाज में जो है आर्थिक संघों को प्रमुख स्थान प्राप्त होता था। 48वां क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही होगा, क्यूबा में। बहुदलीय व्यवस्था से आशय है यह है कि जब किसी देश की राजनीति में काफ़ी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हों और सत्ता में उसकी भागीदारी हो तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। महाद्वीपीय यूरोप, फ्रांस, भारत, जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया में बहुदलीय प्रणाली है। क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण इसमें एक दलीय शासन प्रणाली है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 49वां क्वेश्चन है, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है या प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे जो सही होगा ए ऑप्शन जॉन ऑस्टिन। और 50वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है ईसा बर्लिन के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 4 एसेज ऑन लिबर्टी ये 1969 में लिखा गया था और इसके लेखक ईसा बर्लिन है। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में माने जाने वाले बर्लिन की अन्य पुस्तक जो हैं उनमें है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, द पावर ऑफ आइडियाज है, द पावर स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज, ये सभी इनके जो है महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। 51वां क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो यह अरस्तु के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इन्होंने जो है 2 वितरणात्मक जो है प्रतिपादन किया और अरस्तु का न्याय जो है 2 रूपों में मिलता है, एक तो वितरणात्मक न्याय और दूसरा जो है सुधारात्मक न्याय। अगला जो प्रश्न है, राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला दिया गया है प्राच्य साम्राज्य, दूसरा रोमन साम्राज्य, तीसरा यूनानी नगर राज्य और चौथा राष्ट्र राज्य। तो आपको कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि राज्य के विकास का जो सही कालक्रम होगा उसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद होगा आपका यूनानी नगर राज्य यानी कि तीसरा हो जाएगा, फिर जो है रोमन समुदाय होगा यानी दूसरा, उसके बाद होगा आपका राष्ट्र राज्य यानी कि चौथा। 1 3 2 4 1 3 2 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉस की। अधिकार जो है हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए वह उपयोगी कार्य कर सकता है। और अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लास्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। तो ये कथन जो है किसका है पूछा गया है, लॉस्की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्राचीन यूनान से। बी विकल्प यहाँ पे सही है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो ये आशीर्वादम ने कहा था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
डॉक्टर आशीर्वादम ने समाज को ईंट एवं राज्य को सीमेंट की संज्ञा दिया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है कि राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य के स्वरूप के बारे में विचारकों के भिन्न भिन्न वह विचार हैं। राज्य साधन और साध्य दोनों है। जहां आदर्शवादी राज्य को साध्य व मानवीय विवेक की परिणति मानते हैं, वहीं उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं। तो राज्य साधन और साध्य दोनों है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का परम आवश्यक तत्व है। तो यदि पूछा जाए राज्य का परम आवश्यक तत्व कौन सा है, तो संप्रभुता जो है आपको लगाना है। और इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राज्य अपने इस लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। और बोंदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर यह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो राज्य का आवश्यक तत्व याद रखिएगा कौन सा है, संप्रभुता। अगला जो क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, लॉसवेल ने। शक्ति राजनीति का समर्थन करते हुए लॉसवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, जो कि 1936 में ये प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय है कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। और अगला जो क्वेश्चन है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? तो वह हैं गुन्नार मिर्डल। सी विकल्प यहाँ सही हो जाए। गुन्नार मिर्डल एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे। 1974 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट जो कि 1960 नामक पुस्तक की रचना गुन्नार मिर्डल ने किया था। और इन्होंने अपनी रचना एशियन ड्रामा में भारत को मृदु राज यानी कि सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा दिया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो ये 1948 में निर्धारित किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो ये दिया गया है पॉल जेनेट के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, तो सेम ही क्वेश्चन है आपका। पिछला जो क्वेश्चन था, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो अभी बताए हैं पॉल जेनेट ने परिभाषा दिया था। और अंतिम जो क्वेश्चन है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, तो वह होता है संवैधानिक प्रधान। डी विकल्प यहाँ सही होगा। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। यदि राज्य यानी कि देश स्तर पर देखा जाए तो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर प्रमुख जो होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। जबकि वास्तविक प्रधान वह क्रमशः यदि केंद्र में देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है और राज्यों में वह मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है तो वह संवैधानिक प्रधान होता है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका नागरिक शास्त्र का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट वो अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।